नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ। एक पहल की गई है। अभी आप देखते हैं सरकारी संपत्तियां बहुत हैं और कई खाली भी हैं, कभी कभी मिल जाती हैं खाली, और कई पार्टली उपयोग उनका हो रहा है, कुछ समय के लिए ही उपयोग हो रहा है, बाकी समय खाली पड़ी रहती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल भी हैं, वो आधा दिन ही चलते हैं, आधा दिन खाली रहते हैं। उनकी प्लेग्राउंड है, सुबह को बच्चा खेलता है, बाद में सारा दिन खाली पड़ी रहती है। लेकिन प्राइवेट लोगों को भी वहाँ आने की या सैर करने की अनुमति नहीं देते। हमारे कार्यालयों की बहुत, जहाँ पार्किंग की समस्या है वहाँ पार्किंग भी है। 5 बजे 6 बजे कार्यालय बंद हो गया, उसके बाद वो पार्किंग खाली रहती है, कर्मचारी घर चले गए, लेकिन किसी प्राइवेट को आदमी को वहाँ गाड़ी खड़े करने की अनुमति नहीं है। दूसरा अगर हम दें, घाट एक ब्लॉक था, ब्लॉक का मुख्यालय था चमोली जनपद में, जिसमें कि उसको उस विकास खंड मुख्यालय को अपग्रेड करते हुए अब नगर पंचायत बनाया गया है। इसमें कुल 6 राजस्व ग्राम सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें कुंतरी लागा फाली पूर्ण रूप से, धरगांव लागा उस्तोली पूर्ण रूप से, धौलाचक उस्तोली पूर्ण रूप से, नाम बगर उर्फ परकेत पूर्ण रूप से, कुमार तोली लगा कुमजुग पूर्ण रूप से और सैतौली को भी पूर्ण रूप से इसको शामिल करते हुए इसको एक नया नगर पंचायत शामिल किया गया है। घाट का अत्यधिक महत्व है, इसी को अत्यधिक महत्व को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें घोषणा भी की गई थी। और उसी घोषणा के क्रम में किस तरह से उसका, क्योंकि पर्यटक भी वहाँ काफी जाते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए किस तरह से शहरी अवस्थापना सुविधाओं को किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, इसी के लिए नगर पंचायत इसको नया नगर पंचायत बनाया गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सभी स्टॉल्स का निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखियां बांधी। बता दें कि इस योजना के माध्यम से राज्य की उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो महिलाएं विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के, मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई, और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्व में भी जो उनके द्वारा राखियां बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों को ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है और साथ ही कहा कि कार्य योजना विस्तार से रखी जाएगी। देखिए, अपने देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड प्रवास प्रस्तावित है। 27 तारीख को उनका 1 दिवसीय प्रवास हरिद्वार में रहने वाला है और वहाँ एक वोटर चेतना जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, वोटर चेतना महाअभियान, उसके तहत वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने
बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, वोटरों से, उनके अध्यक्षों से, पालक संयोजकों से और प्रमुख जिलाओं के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों से। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर विधानसभा में 5 तारीख को उपचुनाव और 8 तारीख को मतगणना होनी है। बागेश्वर उपचुनाव की जीत आने वाले लोकसभा चुनाव के धमक की रूपरेखा भी तैयार कर सकती है। तो वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जनता टीवी की टीम लगातार धरातलीय निरीक्षण कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव के जोड़ तोड़ और समीकरण पर सुनिए उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा की खास रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बन गया है कि बीजेपी इस सीट को बचाकर रखना चाहेगी, क्योंकि पिछली 4 बार से यह सीट बीजेपी के पास है, और कांग्रेस इस सीट को लेना चाहेगी क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस सीट को हथिया लेती है तो एक बड़ा संदेश उत्तराखंड की जनता को देने में कामयाब हो जाएगी। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने बागेश्वर सीट को लेकर एक कैलकुलेशन बैठाया है। बागेश्वर सीट पर कांग्रेस ने टिकट बसंत कुमार को दिया है, और बसंत कुमार आम आदमी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर 16,000 के आसपास वोट ले गए थे। अब कर्ण मेहरा का मानना है कि बसंत कुमार के 16,000 वोट और जो कांग्रेस के तकरीबन 20,000 वोट है, जो हर चुनाव में 19 से 20,000 पड़ते रहे हैं, इन दोनों वोटों को अगर मिला दिए जाए तो तकरीबन 36,000 के आसपास वोट बनते हैं। और अगर बीजेपी के पिछले चुनाव के वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग को देखें तो बीजेपी को 32,000 के करीब वोट मिले थे, और 32,000 वोट के साथ साथ बीजेपी ने यह सीट तकरीबन 12,000 वोट से जीती थी। इस तरह कर्ण मेहरा का यह कैलकुलेशन है कि तकरीबन अगर दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए, बसंत कुमार और कांग्रेस के वोट, तो तकरीबन 4,000 वोट अलग बन जाते हैं। और अगर हम अन्य वोटों की बात करें जो सपा को गए, बसपा को गए और निर्दलीय को गए, वो तकरीबन 6 से 7,000 वोट बनते हैं। इस बार के चुनाव में एक खास बात यह भी है कि बसपा के उम्मीदवार ने पर्चा तो लिया लेकिन पर्चा जमा नहीं किया। इस तरह से बसपा यहाँ है नहीं, और बसपा को भी 800-900 वोट बसपा के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में गए थे। माना यह जा रहा है कि बसंत कुमार दलितों की राजनीति करते हैं, तो दलितों का वोट जो 800-900 वोट है वो भी बसंत कुमार को आ सकता है। यानी कि अगर आप बहुत गहराई में जाकर देखेंगे तो देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन एक समीकरण को खड़ा करना चाहता है कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ता है उस सारे वोट को एक साथ कैसे किया जा सके और इस देश की सत्ता को कैसे हथियाया जा सके। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी कुछ इसी तरह के समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से लड़े हुए उम्मीदवार पिछले चुनाव में बसंत कुमार और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं, और एक साथ आकर ये वोट मर्ज हो जाएगा और मर्ज होकर बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त दी जा सकती है। ये आंकड़ों का समीकरण है, आंकड़ों का मायाजाल है, और आंकड़ों के मायाजाल से क्या विधानसभा का या लोकसभा का या कोई भी चुनाव जीता जाता है, समझना ये बहुत जरूरी है। अगर बागेश्वर सीट की बात करें तो बागेश्वर सीट लगातार 4 बार बीजेपी के पास रही है। चंदन रामदास लगातार यहां से जीतते रहे और 2022 में जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री रहे। चंदन रामदास को लेकर यहां एक छवि है, सरल, सौम्य, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना एक यहाँ की जनता में प्रभाव रहा है। यह ध्यान में रखने वाली बात है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए, सहानुभूति हासिल करने के लिए चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। इस तरीके से अगर बागेश्वर में देखें तो एक समीकरण बनता है और लड़ाई बनती है सहानुभूति और जो बीजेपी का कैडर है, जो बीजेपी का संगठन है। बीजेपी का कहना है कि हम पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हुए हैं, तो हमारे संगठन के सामने कांग्रेस का संगठन कहीं टिकता नहीं है। इस तरीके से यह जो बागेश्वर की लड़ाई बनती है, यह सहानुभूति और बीजेपी का संगठन, और जो बीजेपी की सरकार के दावे हैं कि हम विकास बहुत कर रहे हैं, तो बीजेपी इन मुद्दों पर लड़ती हुई साफ साफ दिखती है। बीजेपी के पक्ष में समीकरण बनते हुए दिखते हैं। बीजेपी इन्हीं समीकरण की बात कर रही है यहाँ पे कि हमने विकास किया है। चंदन रामदास जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और पार्वती दास भी चंदन रामदास की विरासत को, उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस अकेले इस सीट को जीतने से हार मानती हुई दिखती है, और बसंत कुमार भी अकेले लड़ते हुए थकते हुए दिखते हैं,
और दोनों इसीलिए साथ आते हुए और साथ आकर ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने बागेश्वर में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से चर्चा की, और जो निकल के सामने आता है, कई सारे लोगों का कहना है कि क्या ये वोट कांग्रेस के और बसंत कुमार के मर्ज हो पाएंगे। इस पर एक बड़ा सवाल है। बड़े सवाल के पीछे कुछ वजह है। यहाँ पर कई सारे दलित आंदोलन हुए हैं, कई सारी घटनाएं हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो क्या उन बयानों को, उन आंदोलनों को और बसंत कुमार के उन भाषणों को भूल जाएगा जो भाषण दिए गए हैं, जो बातें हुई है। इसीलिए यह जो लड़ाई है, ये लड़ाई बागेश्वर की केवल और केवल कैलकुलेशन पर आधारित नहीं है, आंकड़ों के कैलकुलेशन के साथ भी यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है। अब ये देखना होगा कि बागेश्वर की लड़ाई कांग्रेस और बसंत कुमार मिलकर एक साथ जीतेंगे, आंकड़े एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर बीजेपी का जो समीकरण है, संगठन और सहानुभूति का जो कार्ड खेला है बीजेपी ने, वो जीतेगा। यह तो 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा उसी समय समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो बहुत साफ समझ में आती है कि बागेश्वर में कांग्रेस ने पूरी पूरी बागडोर बसंत कुमार को सौंप दी है। बसंत कुमार जीतते हैं तो बागेश्वर में कांग्रेस बसंत कुमार की हो जाएगी, और अगर बसंत कुमार हारते हैं तो फिर आगे के रास्ते यहाँ पर बड़ी मुश्किल में बसंत कुमार के दिखते हैं। यह ठीक है कि आमने सामने की लड़ाई बन गई है, लेकिन ध्यान में रखने की जरूरत है कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को परिणाम आना है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के ये जो कैलकुलेशन है, जो दावे किए जा रहे हैं, जनता को बताए जा रहे हैं, मीडिया के सामने गाए जा रहे हैं, इन दावों की हकीकत कितनी है, ये बागेश्वर की जनता 8 तारीख को साबित करने वाली है। बागेश्वर की जनता 8 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में देंगी, किसके सर पर जीत का सेहरा बांधेगी। बसंत कुमार जीत के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर पार्वती दास जीत के साथ आगे बढ़ेगी, यह एक समझने वाली बात है जो 8 तारीख को ही पता लगेगी। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने कैलकुलेशन एक तरफ और जनता का फैसला एक तरफ, यह समझ में आएगा 8 तारीख के परिणाम आने के बाद ही। बागेश्वर से योगेश राणा, जनता टीवी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरीश रावत के पूर्व सलाहकार और पूर्व विधायक सिलेट रणजीत सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में प्रदेश सरकार डरा धमकाकर नेताओं को बीजेपी पर शामिल कर रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कहना चाहता हूं, जो इस खुशफहमी में हैं कि हम लोगों को डरा के धमका के जो है बीजेपी में ले जाएंगे, और वो प्रयास दिन रात कर रहे हैं। भाजपा के एक मंत्री यहाँ बैठ कर के लोगों को इसी काम पे लगे हैं कि हम तुम्हारा फला मकान तोड़ देंगे, पीला पंजा तुम्हारे मकान पे लगा देंगे और तुम्हारे खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के मामले जड़ देंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला है। माइक लगी हुई गाड़ियों के लिए और परमिशन में लिखा जा रहा है नीचे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित। जब ध्वनि विस्तारक यंत्र ही नहीं लगेंगे तो वो परमिशन किस लिए है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग होने पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हुआ है। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसरो की इस असामान्य उपलब्धि पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ये पीढ़ियों के प्रयासों का फल है। देश ऐसी भावना से बनता है और किसी भी मिशन की या किसी संस्था की सफलता इसी भावना से आगे बढ़ती है। तो दोनों महानुभावों ने जो देश की भावना है उसको व्यक्त किया।
2012 से कहना हमने प्रारंभ किया था, तब हम 8.5% की विकास दर पर थे, हम ग्रो कर रहे थे, बड़े तेजी से ग्रो कर रहे थे। बल्कि आज हमारी जो राष्ट्रीय विकास दर है वो काफी घट गई है। इसलिए जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने का हमारा सपना था वो थोड़ा सा पीछे खिसक गया है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।